हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में एक कविता पढ़ रहे थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा, एक शाम एक किसान। तो शाम को किस तरीके से एक किसान की तरह उन्होंने हमारे सामने रखा था, ये बहुत ही सुंदर वर्णन था शाम का। प्राकृतिक दृश्यों का बहुत ही प्यारा वर्णन किया था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। अब हमने आपको जैसे पहले ही बताया, अब मैं फिर बता रही हूँ कि काव्य और गद्य के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उन्हें लिखने के तरीके अलग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि गद्य खंड में हमारे सामने पहले से स्टोरी लाइंस होती हैं तो हमें पता होता है, लेकिन कविता में क्या होता है, हम कविताओं की पंक्तियों को नहीं लिखते आंसर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम कविता को समझते हैं, उसके भावार्थ को हम समझते हैं। जब उसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है, हमें अच्छे से पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या दिया गया, तो अब उसके बाद हमें करना क्या है। अब उसके बाद जब उनको हमने सरल हिंदी में पढ़ लिया है तो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर भी उसी तरीके से सरल हिंदी में देना है, क्योंकि अगर हमने उन कविताओं के मूल जैसे कविता फॉर्म में लिख के हम आंसर नहीं दे सकते। तो जैसे हमने आपको भावार्थ समझा दिए, तो अब इसके आंसर हमें उन्हीं भावार्थ में से करने होते हैं। अब कैसे पूछा गया है देखिए, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया। हम सभी ने देखा कि जैसे एक किसान बैठा हो, पहाड़ ऐसा लग रहा था। यह एक रूपक है। रूपक मतलब किसी के चीज रूप को सिमिलर किया जा रहा है। यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य और किसान के बीच में जो है एकता दिखाई जा रही है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। ठीक है, उपमा यानी कि जब हम किसी चीज की बोलते हैं, जैसे हम बोला सूरज को क्या दिया गया था, सूरज कैसा लग रहा था, चिलम सा लग रहा था। तो क्या कहते हैं, सूरज की उपमा क्या ली गई थी, चिलम ली गई थी। तो इस तरीके से हम सिमिलर कर रहे थे। अब पहली एक रूपता आकाश और साफे की थी। आकाश कैसा लग रहा था, साफे के समान लग रहा था। कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई दी, मानो नदी चादर सी है। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। अब इसमें देखिए, हम आपको ध्यान से देखें, आकाश का साफा और मानो नदी सी चादर, तो क्या था, इस चीज को सिमिलर किया गया था। तो अब इसमें हमें एक रूपता घूमनी, जैसे दूसरी एक रूपता थी चिलम सूरज सी। ठीक है ना, चिलम कैसी लग रही थी, सूरज के समान। सूरज कैसा लग रहा था, चिलम के समान लग रहा था। फिर चौथी, अंगीठी पलाश के फूलों सी। और पलाश के फूलों के जंगल में जो फूल खिले हुए थे, जंगल में जो पलाश के फूल खिले थे वो कैसे लग रहे थे, अंगीठी के अंगारों के समान लग रहे थे। तो इसलिए हमने वहां पर क्या बोला था कि पलाश के फूल अंगारे लग रहे हैं। फिर अंधकार भेड़ों के गल्ले सा, और अंधकार कैसा लग रहा था, जैसे कि भेड़ों का कोई गल्ला रखा हो। गल्ले का मतलब क्या होता है, आप जानते हो ना, जो दुकानदार वगैरह के पास हम लोग जाते हैं तो वो पैसा लेके जिसके अंदर रखता जाता है, उसके पास एक ड्रॉर हो, बक्सा हो, कुछ भी हो, तो वो उसका क्या होता है, गल्ला होता है। उसमें कैसे नोट और क्या कहते हैं, सिक्के, सब कुछ पड़ा रहता है ना। तो वो क्या लग रहा था, जैसे वो अंधकार का गल्ला हो, अंधकार एक दुकान हो और उसका कोई गल्ला हो, भेड़ ऐसे लग रहे थे। तो इस तरीके से ये हमारे सामने एक रूपता प्रस्तुत की। एक रूपता का मतलब जहां पर हम कोई चीजें सिमिलर कर रहे हैं, किसी की हम समानता देते हुए चीजों को बता रहे हैं, ये ऐसा ऐसा दिखता है। जैसे बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे हम बोल देंगे ये कलम जैसे एक डंडे सा लग रहा है, तो ये एक रूपता होती है ना, डंडे के समान कलम। तो वो चीज़ों को होता है, हम सिमिलर करते हैं, चीज़ों को किसी की उपमा देते हैं। जैसे हम बोलते हैं नयन कमल के समान, कमल के समान नयन। तो नयन कैसे बताए जा रहे हैं, कमल की पंखुड़ी के समान। ठीक है, चरण कमल, चरण कमल के समान। तो कमल की मतलब यहाँ पर कमल के जैसे ना, कमल की कोमलता, कमल जितने कोमल, चरण उस हिसाब से कोमल लग रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम किसी चीज की समानता दिखाते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, एक रूपता दिखाना। अब दूसरा, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। ठीक है, आपको शाम को छत पे जाना है और देखना है कि शाम को आपको क्या क्या दिख रहा है प्रकृति में, वो चीज दिखानी। जैसे शाम कब से शुरू हुई, जब आप छत पे जाओगे तो शाम कब से शुरू होती है। अब दोपहर और शाम
ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पर चीज़ें फर्क होती हैं। दोपहर के भी 3 पहर होते हैं, जब हम शाम को आते हैं तब संध्या काल होता है, तो उस समय से चीज़ें शुरू बदलती हैं। तब से लेकर सूरज के डूबने में कितना समय लगता है, यानी कि शाम से लेकर सूरज के डूबने तक का समय क्या होता है। फिर इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए, फिर जब ये सब चीज़ें हुई तो आपके क्या क्या परिवर्तन देखा शाम से, शाम जब शुरू हुई तो आप क्या क्या प्रकृति में परिवर्तन देख रहे थे, वो सब चीज़ें। फिर अब ये चीज़ें आपसे इन 3 के आधार पर ही आपसे पूछा जा रहा है, आपका वर्णन इन 3 के आधार पर ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ और बताने लगो। जो ये 3 पॉइंट्स दिए हैं इन्हीं के आधार पर आपको वर्णन करना है। बहुत ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न में आपको अगर कोई चीज़ आपके मन से लिखने के लिए बोली जा रही है तो उसी दूसरी ही तरफ उन्होंने ये 3 चीज़ें दे के आपको बांध भी दिया है। बांध इसलिए दिया है कि आप अपने मन से लिखोगे, लेकिन इन 3 के अलावा आप ज़्यादा कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, तो पहला अब क्या है, शाम कब से शुरू हुई, तो शाम करीब 6 बजे से शुरू होती है। ठीक है, 6 बजे क्या होता है, धूप ढलने लगती है। ठीक है, धूप कम हो जाती है और धीरे धीरे धूप की तपिश जो कम हो जाती है, उसमें लगभग कम खत्म ही हो जाती है। फिर दूसरा क्या पूछा, तब से लेकर सूरज के डूबने में कितना समय लगता है। तब से लेकर सूरज के डूबने में करीब 1 घंटे का समय लगा। उस दौरान सूरज धीरे धीरे गायब हुआ, एकदम से नहीं। अब जाहिर सी बात है, सूरज जब सामने है तो वो धीरे 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 करके नीचे जा रहा है। अब इसमें एक परिवर्तन और क्या होता है, जब वो जा रहा है धीरे धीरे तो वो धीरे धीरे लाल होने लगता है। आप देखते हो, पहले वो एकदम चमकता है, हम देख नहीं पाते, फिर वो जब शाम की तरफ आता है तो थोड़ा सा ऑरेंज होता है, रेड होता है, फिर और डार्क रेडिश हो जाता है। इस तरीके से सूरज दिखने लगता है। फिर तीसरा क्या था, तब से लेकर सूरज के डूबने, वो तो हमने बता दिया। फिर क्या था, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुए। अब आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुए, इस बीच आसमान का रंग लाल और कुछ देर बाद पीले रंग में परिवर्तित हो गया। ये तो हम सभी देखते हैं ना, जब सूरज डूबता है तो कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं वो। और फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे सूरज आसमान से गायब हो गया और उसके बाद चारों ओर अंधेरा छा गया, आसमान में तारों का साम्राज्य स्थापित हो गया। तो ये जो सारे प्राकृतिक दृश्य हैं, आप इनका वर्णन करेंगे। अब इसमें आसपास प्राकृतिक दृश्य कई चीजें बदलती हैं। देखिए उसमें जैसे हमने सूरज का रंग बताया, इन्होंने आसमान का रंग बताया, तो इन सब चीजों को आपको बारीकी से देखना है कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो, नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। यानी कि अब मोर के बोलने पे लगा जैसे किसी ने बोला सुनते हो, तो अब इन्होंने पक्षियों के नाम दिए हैं। अब हमें करना क्या है, इनके साथ भी हमें कुछ को जोड़ना है। क्या दिया है, जैसे कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। तो ये सब जो 6 नाम हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, इनको हमें बताना है। जैसे पहले है कबूतर। कबूतर, लो भाई अपना खत ले लो, बहुत दूर से लाया हूं। तो कबूतर के लिए अक्सर ये बोला जाता है, वो खतों का आदान प्रदान। भाई पुराने जमाने में कबूतर के माध्यम से ही संदेश एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जाते थे। तो जैसे ही कबूतर आता है, हम सिमिलर करेंगे तो क्या होगा, गुडरगू की आवाज आती है। तो गुडरगू की आवाज से हम क्या चीज सिमिलर कर सकते हैं कि वो कोई खत लेकर आया होगा। कौवा, सुनते हो घर में मेहमान आने वाले हैं। ये माना जाता है कि जब घर के बाहर कौवा बोले तो जैसे लगता है कि कोई मेहमान के आने की वो सूचना दे रहा है, तो वो हो जाता है। मैना, कैसे हो, क्या बोलती है मैना, क्या बोलती है, कैसे हो। तोता, राम राम भाई। अब तोता को बोला ही जाता है भाई, वो राम राम बहुत जपता है। चील, अरे वाह देखो नीचे चमकता हुआ सा कुछ पड़ा है। चील क्या बोलेगी, देखो नीचे चमकता हुआ, क्योंकि उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। फिर हंस, मेरी तरह हमेशा शांत रहो। हंस कैसा रहता है, हमेशा शांत रहेगा, वो ज्यादा विचलित नहीं होता, हमेशा अपना चुपचाप जो है सर झुकाकर अपना दाना चुगता रहता है। नेक्स्ट, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। अगर हम ये जो कविता हमारे सामने है, अगर तुम इसको चित्रित करना चाहो, तो चित्रित करने का मतलब है अगर इसकी एक पेंटिंग बनाना चाहो,
तो तुम्हें किस किस रंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है, आकाश के लिए हल्का जो बादल का साफा है उसके लिए सफ़ेद और हल्का नीला रंग, पहाड़ के लिए भूरा, नदी के लिए नीला, पलाश के फूल के लिए लाल, सूरज के लिए लाल, उसके आसपास थोड़ा सा पीला रंग, ठीक है। फिर जो अंधेरा हो रहा है उसके लिए काला रंग, हरियाली जो आसपास थोड़ी बहुत दिखाएंगे तो हरा रंग। तो ये सब रंगों की हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो लिखना है। इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, लाल, सफ़ेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी आदि अनेक रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारे रंग ही जब आप देखिए, इसको आप कैसे निकालोगे, जो जो चित्र प्रस्तुत किए गए वो किस किस रंग के होते हैं। जब हम वो रंगों को देख लेंगे तो हम आसानी से देख सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें चित्रित करनी है और कैसे हमें रंग चाहिए। अब क्या दिया है इसमें, शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए। कौन क्या करते हैं, पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ। अब इसके सामने क्या दिया है, पक्षी शाम के समय क्या करते हैं, खिलाड़ी क्या करते हैं, फल वाले क्या करते हैं, माँ क्या करती है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं। तो अब इतने सारे लोगों का हमें पता लगाना है कि ये शाम के समय क्या करते हैं। कुछ नहीं है, ये सब कुछ हमारे आसपास रहता है, हमें ध्यान से देखना है और उनके बारे में लिखना है। तो क्या दिया, सबसे पहले पक्षी अपने अपने घोंसलों को लौटते हैं। शाम के समय सारे पक्षी घोंसलों में लौट जाते हैं क्योंकि रात्रि के बाद वो नहीं उड़ते हैं। खिलाड़ी अपने अपने अभ्यास या खेल को समाप्त कर आराम करते हैं क्योंकि पूरा दिन या तो वो खेल, कोई टूर्नामेंट हो, कुछ हो तो वो खेल रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते हैं तो फिर वो अपने ही खेल जो भी वो खेलते हैं उसका अभ्यास कर रहे होते हैं, उससे थक जाते हैं, फिर शाम के समय वो आराम करते हैं। फल वाले अपना सामान जल्दी बेचकर घर लौटने का प्रयास करते हैं। पूरा दिन वो लोग अपना सामान बेच रहे होते हैं, जैसे शाम होने लगती है तो अब क्या है, अब समेट के अपने घर को जाएंगे। माँ अपना काम निपटाकर घर वालों के घर आने की प्रतीक्षा करती है। बच्चे ट्यूशन से लौटते हैं, पापा घर से काम पे आते हैं तो सभी का इंतज़ार, सारा काम खत्म करके सबका इंतज़ार कर रही होती है। फिर पेड़ पौधे वे भी विश्राम करना चाहते, कहते हैं ना शाम के बाद जब जैसी सूरज ढल जाए जो है वो पेड़ों को नहीं छूना चाहिए। क्यों, क्योंकि पेड़ तब आराम करते हैं। तो शाम का समय क्या होता है, अब वो अपने आराम करने की तैयारी शुरू कर रहे होते हैं। पिताजी दफ्तर से घर की ओर लौटते हैं शाम को। फिर किसान दिन भर परिश्रम कर अपने बैलों के साथ घर की ओर लौटता है। वो पूरा दिन खेत में काम करता है और शाम को फिर अपने बैलों के साथ घर की तरफ लौटता है। बच्चे गृह कार्य या खेलने का अभ्यास करते हैं। शाम के समय क्या होता है कि वो या तो अपना होमवर्क कर रहे होते हैं या वो खेलने के लिए निकल जाते हैं। तो ये दो कार्य शाम को बच्चे करते हैं। तो देखिए, ये हमने अपनी समझ से लिखा है। आपको लगता है कि अगर कुछ और आप ऐड ऑन वगैरह चीज़ें कर सकते हैं तो आप उनको भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। ठीक है, अब सुमित्रानंदन पंत की एक कविता हमारे सामने रखी गई है। क्या दिया है, संध्या का झुटपुट बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया टीवीटी हुटुक 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 डुडुक। तो क्या है, ऊपर दी गई कविता सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा। देखिए, अब जो हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो कविता पढ़ी वो, और सुमित्रानंदन पंत की जो एक कविता है, अब इसमें इन्होंने पूछा क्या है, अंतर। ठीक है, डिफरेंस पूछा है। अब देखिए इसमें, देखिए उन दोनों में ही शाम का समय था। ठीक है, हम ये देख रहे हैं शाम का समय था, प्राकृतिक दृश्य दिखा रहे हैं, चिड़ियों का चहकना, जो चिड़ियों के चहक की जो आवाज़ है उसी तरीके उसमें मोर की भी चहक की आवाज़ दिखाई गई थी। तो काफ़ी कुछ सिमिलर है, हमें ढूंढना क्या है, डिफरेंस ढूंढना है। क्या है, सर्वेश्वर दयाल जी की कविता और सुमित्रानंदन पंत जी की कविता दोनों में ही संध्याकालीन, सबसे पहले हम सिमिलर चीज़ों को देखेंगे, संध्याकालीन वर्णन ही किया गया है। दोनों में शाम का वर्णन है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर है, जहां सर्वेश्वर दयाल जी ने संध्याकाल दृश्य को एक किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वहीं सुमित्रानंदन जी ने पक्षियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। शाम को किसान के माध्यम से, और इन्होंने यहाँ पक्षियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जहां आवाज को प्रधानता दी है।
वहां मोर की आवाज नहीं बताई थी, मगर यहाँ पक्षी की आवाज बताई है। ये मुख्य अंतर था। फिर दोनों का उद्देश्य संध्याकालीन बेला का सुखद एहसास कराना था। मतलब दोनों ही कवि संध्याकालीन वर्णन कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रधानता किस चीज के जरिए वर्णन किया जा रहा है, वहां किसान के जरिए, यहाँ पक्षियों के जरिए। यहाँ पर आवाज को ज्यादा प्रधानता दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को ढूंढना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने कई आ सकते हैं। अभी तो जैसे आपके पास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या सुमित्रानंदन पंत की दोनों की सिमिलरिटी बताई, किसी और कवि की भी कविता रख के आपके सामने सिमिलैरिटी पूछी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे सभी प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू, बाय बाय।